हिंदी वाली क्लास में सर्वनाम भाग 3 के अंतर्गत आज हम बात करेंगे सर्वनाम से संबंधित विशेष नियमों की, जिसमें सबसे पहले है आप शब्द में सही सर्वनाम की पहचान। आप शब्द का प्रयोग 3 प्रकार के सर्वनामों में किया जाता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में, निजवाचक सर्वनाम में और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। आप शब्द का प्रयोग कहाँ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में हुआ है, कहाँ निजवाचक सर्वनाम के रूप में हुआ है और कहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में हुआ है, इसकी पहचान कैसे करें? इसके लिए सबसे पहला जो नियम है या तरीका है वो यह है कि यदि आप शब्द का प्रयोग श्रोता को आदर देने के लिए तू या तुम शब्द के स्थान पर हुआ हो तो वहां मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है। जैसे प्रश्न में पूछा गया है कि आप जयपुर से कब आए, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? रेखांकित शब्द है आप। यहां जो आप शब्द है वह श्रोता को आदर देने के लिए तू या तुम शब्द के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। यदि श्रोता उम्र में हमसे छोटा है या हमारे बराबर है तो हम ऐसे भी पूछ सकते हैं कि तुम जयपुर से कब आए। लेकिन यदि श्रोता उम्र में हमसे बड़ा है तो वहां तो या तुम शब्द के स्थान पर आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहां स्थिति बिल्कुल वैसी ही है। यहां आप शब्द का प्रयोग श्रोता को आदर देने के लिए तू या तुम शब्द के स्थान पर हुआ है, तो यहां मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा। तो इस प्रकार यदि आप शब्द का प्रयोग श्रोता को आदर देने के लिए तू या तुम शब्द के स्थान पर हुआ हो तो वहां मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा। दूसरी स्थिति या दूसरा नियम, यदि आप शब्द का प्रयोग स्वयं या खुद के अर्थ में हुआ हो तो वहां निजवाचक सर्वनाम माना जाता है। जैसे दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है कि वह आप चला जाएगा, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? दूसरे प्रश्न में रेखांकित शब्द दिया हुआ है आप। यहां जो आप शब्द है वह तू या तुम शब्द के स्थान पर प्रयुक्त नहीं हुआ। यहां जो आप शब्द है वह स्वयं या खुद के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी कह सकते हैं कि वह स्वयं चला जाएगा या वह खुद चला जाएगा। तो इस प्रकार दूसरे प्रश्न में जो आप शब्द दिया हुआ है वह तू या तुम शब्द के स्थान पर प्रयुक्त न होकर के वह स्वयं या खुद के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ निजवाचक सर्वनाम माना जाएगा। तो इस प्रकार यदि आप शब्द का प्रयोग स्वयं या खुद के अर्थ में हो तो वहां निजवाचक सर्वनाम माना जाता है। तीसरी स्थिति या तीसरा नियम, यदि आप शब्द का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति का परिचय करवाने के लिए हो, यदि आप शब्द का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति का परिचय करवाने के लिए हो तो वहां अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है। जैसे तीसरे प्रश्न में दिया हुआ है कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप एक चतुर वक्ता हैं। रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? रेखांकित शब्द है आप। यहाँ तीसरे प्रश्न में जो आप शब्द दिया हुआ है वह तो या तुम शब्द के स्थान पर प्रयुक्त नहीं हुआ और ना ही वह स्वयं या खुद के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ जो आप शब्द है वह
परिचय करवाने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो इसलिए यहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा। तो इस प्रकार यदि आप शब्द का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति का परिचय करवाने के लिए हो, तो वहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है। तो इस प्रकार आप शब्द का प्रयोग 3 प्रकार के सर्वनामों में होता है: मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम से संबंधित अगला विशेष नियम है यह, वह, ये और वे शब्दों में सही व्याकरणिक कोटि की पहचान। यह, वह, ये और वे, इन चारों शब्दों का प्रयोग 4 प्रकार की व्याकरणिक श्रेणियों में किया जाता है: अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में, निश्चयवाचक सर्वनाम में, सार्वनामिक विशेषण में और सह संबंधवाचक सर्वनाम में। इनका प्रयोग कहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में हुआ है, कहाँ इनका प्रयोग निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में हुआ है, कहाँ इनका प्रयोग सार्वनामिक विशेषण के रूप में हुआ है और कहाँ इनका प्रयोग सह संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में हुआ है। इसकी पहचान करने के लिए जो तरीका है, जो नियम है, वो सबसे पहले यह है कि यदि इन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर हुआ है, यदि इन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर हुआ है, तो वहां अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है। जैसे पहले प्रश्न में दिया हुआ है कि वह पुस्तक पढ़ रहा है। रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? रेखांकित शब्द है वह। यहाँ जो वह शब्द है वह किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ जो सर्वनाम माना जाएगा वो होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार यदि इन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर हुआ है, तो वहां अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है। अगला तरीका है कि यदि इन शब्दों का प्रयोग किसी अन्य पदार्थ की ओर संकेत के लिए हुआ है तथा जो संकेतित पदार्थ है वो इन शब्दों के तुरंत बाद नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वहां निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाता है। जैसे दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि वह मेरी पुस्तक है। रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? अब यहाँ जो वह शब्द है उसका प्रयोग पुस्तक की ओर संकेत के लिए हुआ है तथा संकेतित पदार्थ अर्थात पुस्तक और वह शब्द के बीच में मेरे शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। तो जो संकेतित पदार्थ है वो इन शब्दों के तुरंत बाद नहीं लिखा हुआ, तो ऐसी स्थिति में यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाएगा। तो इस प्रकार यदि इन शब्दों का प्रयोग किसी अन्य पदार्थ की ओर संकेत के लिए हुआ है तथा संकेतित पदार्थ इन शब्दों के तुरंत बाद नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वहां निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाता है। जैसे यहाँ वह शब्द का प्रयोग पुस्तक की ओर संकेत के लिए हुआ है और संकेतित पदार्थ जो है इन शब्दों के तुरंत बाद नहीं लिखा हुआ, तो ऐसी स्थिति में यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाएगा। अगला जो नियम है, अगला जो तरीका है कि इन शब्दों का प्रयोग यदि किसी अन्य वस्तु की ओर संकेत के लिए हुआ है तथा संकेतित पदार्थ इन शब्दों के तुरंत बाद लिखा हुआ है, तुरंत बाद लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वहां सार्वनामिक विशेषण माना जाता है। जैसे तीसरे प्रश्न में दिया हुआ है कि वह पुस्तक मेरी है। रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? यहाँ जो वह शब्द है उसका प्रयोग पुस्तक की ओर संकेत के लिए हुआ है तथा
संकेतित पदार्थ का नाम तुरंत बाद लिखा हुआ है। दूसरे प्रश्न में वह का प्रयोग संकेत के लिए तो हुआ था, लेकिन संकेतित पदार्थ का नाम तुरंत बाद नहीं लिखा हुआ, उनके बीच में मेरी शब्द का प्रयोग हुआ है। लेकिन यहाँ तीसरे प्रश्न में संकेतित पदार्थ का नाम तुरंत बाद लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ सार्वनामिक विशेषण माना जाएगा। तो इस प्रकार यदि इन शब्दों का प्रयोग किसी अन्य वस्तु की ओर संकेत के लिए हुआ है तथा संकेतित पदार्थ का नाम तुरंत बाद लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वहां सार्वनामिक विशेषण माना जाएगा। तो इस प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में मुख्य अंतर यह है कि निश्चयवाचक सर्वनाम में संकेतित पदार्थ का नाम तुरंत बाद नहीं लिखा हुआ होता, जबकि सार्वनामिक विशेषण में संकेतित पदार्थ का नाम तुरंत बाद लिखा हुआ होता है। अगला जो तरीका है कि यदि यह, वह, ये और वे शब्दों का प्रयोग यही, वही, इन्हीं तथा उन्हीं के रूप में होता है, यदि यह, वह, ये और वे शब्दों का प्रयोग यही, वही, इन्हीं, उन्हीं आदि के रूप में होता है, तो वहां निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाता है। जैसे प्रश्न नंबर 4 में दिया हुआ है कि यह पुस्तक वही है जो हमारे पाठ्यक्रम में है। रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ जो वह शब्द है वह वही के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाएगा। तो इस प्रकार यह, वह, ये और वे शब्दों का प्रयोग यदि यही, वही, इन्हीं और उन्हीं के रूप में होता है, तो वहां निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाता है। अगला जो तरीका है, अगला जो नियम है कि यदि इन शब्दों का प्रयोग संबंधवाचक सर्वनाम शब्द के साथ योजक शब्द के रूप में होता है, यदि इन शब्दों का प्रयोग संबंधवाचक सर्वनाम के साथ योजक शब्द के रूप में होता है, तो वहां सह संबंधवाचक सर्वनाम माना जाएगा। जैसे प्रश्न नंबर 5 में दिया हुआ है कि जो परिश्रम करता है वह निश्चित सफल होता है। यहाँ जो संबंधवाचक सर्वनाम है और यहाँ वह शब्द का प्रयोग संबंधवाचक सर्वनाम के साथ योजक शब्द के रूप में हुआ है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ सह संबंधवाचक सर्वनाम माना जाएगा। तो इस प्रकार यदि इन शब्दों का प्रयोग संबंधवाचक सर्वनाम के साथ योजक शब्द के रूप में होता है, तो वहां सह संबंधवाचक सर्वनाम माना जाएगा। तो इस प्रकार यह, वह, ये और वे शब्दों का प्रयोग 4 प्रकार की व्याकरणिक श्रेणियों में किया जाता है: अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में, निश्चयवाचक सर्वनाम में, सार्वनामिक विशेषण में और सह संबंधवाचक सर्वनाम में।